लाइव शुरू करें? हाँ, हो गया। सबसे पहले फेसबुक लाइव पर जुड़े आप तमाम हमारे जो शिक्षक साथी हैं, अन्य जो हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, आप तमाम साथियों को मैं पहले नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आज बिहार में शिक्षा सुधार के नाम पर जिस तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से मनोबल को तोड़ा जा रहा है, ऐसे समय में हमारे जितने भी साथी हैं पूरे बिहार में, ये टकटकी लगा करके अपने तारनहार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा तारनहार आएगा जो इन्हें इनकी तमाम समस्याओं से इन्हें मुक्ति दिलाएगा। तो साथियों, कोई आपका मुक्तिदाता बनने के लिए आज तैयार नहीं। कोई भी नेता हो, चाहे वह राजनेता हो या कोई संघीय नेता हो, कोई भी मुखर होकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को गब्बर सिंह से डर लग रहा है। और ऐसे ही समय में ज़रूरत पड़ती है हौसले की। आप तमाम साथियों से बस इन्हीं वाक्यों से शुरू करूंगा कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात पूछूं तुमसे क्या दोगे उत्तर? तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात पूछूं तुमसे क्या दोगे उत्तर? तेल फुलेल और कंघी क्रीम से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे? समय आ गया है, आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप रजनी के चांद बनना चाहते हैं या मार्तंड बनना चाहते हैं, आप दिनकर बनना चाहते हैं। आपको यह दिखाने का समय आ गया है। जब देश गुलाम था उस समय में सभी लोग आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े। मेरा विश्वास है कि 2% लोग भी ईमानदारी से लड़े होते तो हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। आज सब कोई सोच रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा, गब्बर सिंह तो निकल जाएगा सबको। और ऐसे समय में हमने यह बीड़ा उठाया है कि हम इसका प्रतिकार करेंगे, हर मोर्चे पर प्रतिकार करेंगे, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और लड़कर हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, जब शिक्षक की नौकरी में आए उस समय हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे विकल्प थे। हम तो मात्र 20 साल की उम्र में शिक्षक बने थे, तो उस समय हमारे पास कितने विकल्प थे। 20 साल के नौजवान के पास तो सारी दुनिया का विकल्प रहा। लेकिन हम इसलिए इस पेशा में आए क्योंकि शिक्षक का पेशा जो होता है वह बहुत ही महान माना जाता है और शिक्षक का पद बहुत गरिमामय पद है। लेकिन आज शिक्षक की जो नौकरी है, शिक्षक का जो पेशा है, जो शिक्षक हैं, आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम गुलामों की तरह जिंदगी, जिस प्रकार से अमेरिका में निग्रो की स्थिति थी, उनको जंजीर और बेरियों में जकड़ कर रखा जाता था, आज वही स्थिति शिक्षकों के साथ है। क्या आप इस तरीके से उसको जकड़ दिए कि वो या भूल गया? आज तो जब लोग विद्यालय से घर लौट रहे हैं तब लोग भूल जा रहे हैं इस बात को कि वो एक इंसान भी हैं। वो उनकी कुछ जवाबदेही परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति है, कुछ उनकी निजी जिंदगी है, वह एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, एक गरिमा में एक डिग्निटी है उनकी। ये तो भूल गए शिक्षक लोग। आज यह स्थिति पैदा हो गई है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में हम आपके बीच हैं। ऐसा नहीं समझिए कि हम केवल फेसबुक लाइव आकर के और केवल चर्चा का विषय बनने और बनाने के लिए आए हैं। हम इसको तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। आप सभी लोगों का साथ और विश्वास बना रहा, निश्चित रूप से हम इसको पहुंचाएंगे मंजिल मुकाम तक। हर जुल्म का सूरज लाख हुए हर शाम को लेकिन ढलता है। इसलिए अभी हमारे साथ हैं माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय श्री नलिन कुमार जी, और हम इन्हीं से पहले चर्चा कर रहे हैं। चूँकि हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वह लड़ाई किसी न किसी तरह से हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। हम ऐसा नहीं है कि कोई हम उपद्रव फैला देंगे और हम कोई हथियार उठा लेंगे। हम शिक्षक हैं, हम इस तरीके से लड़ेंगे। हमारा कोई शिक्षक आज इस्तीफा दिया है। पिछले दिनों समस्तीपुर में एक शिक्षक दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया। मित्रों, किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। गांव में वो कहावत है कि चिल्लर के डर से भगवा खोल दिया जाता है। यह कायर लोग करते हैं, यह कायरता को दर्शाती है। हम पुरुषार्थी हैं, लड़ेंगे, हिम्मत क्यों हारेंगे। जो हमको तंग करेगा हम इतने लोग मिलकर उसको भगा देंगे, वह नहीं रहेगा हमारे विभाग में। जो हम लोगों को तंग करेगा, तंग करने की मानसिकता रखने वाले लोगों को विभाग में नहीं टिकने देंगे। कोई क्या कर लेगा? सस्पेंड करेगा, करो। डिस्चार्ज करेगा, करो। हम तो तैयार बैठे हुए हैं सस्पेंशन और डिस्चार्ज के लिए। हम डरने वाले नहीं हैं। सस्पेंड कर देने से सस्पेंड हो जाएगा,
हम लड़ेंगे, 2 साल 4 साल के बाद फिर सस्पेंशन टूटेगा, लेकिन लड़ेंगे। हमको कहीं किसी न किसी साथी को आगे बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे समय में किसी साथी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जब समय आता है उस समय में आपको अपना पुरुषार्थ दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। कायर की तरह सीधे भागने से नहीं होगा, हम पुरुषार्थ दिखाएंगे। और ऐसे समय में जितने साथी हैं, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इस चर्चा में बने रहिए। और हम लोग जो है इसको देख रहे हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं इस पर। हर चीज़ पर हम लोग निगाह बनाए हुए हैं, देख रहे हैं। अभी ई शिक्षा कोष ऐप से हम शुरू करते हैं। ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से सभी लोगों को अब हाजिरी बनाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि ई शिक्षा कोष ऐप डाउनलोड करना है। बड़ी हवा बना हुआ है पूरे बिहार में, ई शिक्षा कोष डाउनलोड करो, डाउनलोड करो। तो यह वकील साहब एक ऐप आया है और उस ऐप का नाम रखा गया है ई शिक्षा कोष ऐप। और यह स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस प्रकार का निर्देश दिया है। और ई शिक्षा कोष ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, सरकार इसके लिए कोई मोबाइल उपलब्ध नहीं करा रही। और ई शिक्षा कोष ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसमें अपनी तमाम जानकारियों को उस प्रविष्टि में डाल देना है। उसमें डालना है कि हम कितना क्वालिफाइड हैं, टीईटी का क्या रोल नंबर है, कब ट्रेनिंग लिए, तमाम चीज़ों को डालना। और उस ऐप के माध्यम से अब हाजिरी बनेगी। शिक्षक लोग काफ़ी परेशान हैं कि अब यह जो ऐप है इसको हम डाउनलोड करें या नहीं करें। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि विभाग बार बार धमकी देता है। तो हर चीज़ धमकी से ही काम कराया जा रहा है। शिक्षकों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में ये अधिकतम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? संघर्षशील शिक्षक मित्रों, आज सबसे पहले आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ जो मुद्दा है दिनों दिन गंभीर बनते जा रहा है, खास करके शिक्षकों के लिए। और जिस मैनर में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो कहीं न कहीं गैर संवैधानिक, गैर कानूनी रूप लेते जा रहा है। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के मनमर्जी से नहीं चलता है। संविधान की सत्ता है, संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, स्कूल में सुधार होना चाहिए। सुधार का हम लोग सब पक्षधर हैं। इस देश का हर नागरिक, इस राज्य का हर नागरिक की इच्छा है कि स्कूल की स्थिति सुधरे। स्कूल की स्थिति सुधरे, क्या उसके लिए कभी विस्तृत चर्चा किया गया है शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षकों के साथ बैठकर? नहीं किया गया है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो लोग विद्यालय से जुड़े हुए हैं या स्कूल को नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं, शिक्षा बिहार के शिक्षा व्यवस्था के कोड से परिचित है, वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि स्कूल किस तरह से कार्य कर रहा है, स्कूल में क्या क्या कमियां हैं। सिर्फ डंडे के जोर पर शिक्षक को प्रताड़ित करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होगा। निश्चित रूप से शिक्षक अपना काम करते आए हैं, नहीं करते आए हैं तो आखिर सरकार इतना जो रिजल्ट आती है उस वक्त जो अपना पीठ थपथपाती है वो किसके दम पर थपथपाती है सरकार? क्या सरकार के मंत्री आके स्कूल में पढ़ाते हैं या सरकार के ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट आके पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो शिक्षक ही हैं। तो कहने का मतलब है सरकार जो है समस्या से आंख मूंद कर तुगलकी फरमान जारी करने पर सरकार के बस कुछ विशेष अधिकारी हैं। इसके पहले भी शिक्षा व्यवस्था चल रहा था, शिक्षा विभाग काम कर रहा था, सुधार होते रहा है और पहले भी बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं जो अपना प्रयास देते रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और सुधार के रास्ते पर है। बट अभी जो हो रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। उसमें कई सारा चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल हो रहा है, जो कि किसी मायने में सही नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि अभी ऐप का उदाहरण दिया जा रहा है। क्या सरकार इस निश्चित रूप से यदि आप अटेंडेंस को सुनिश्चित करना चाहते हैं, टाइम पर टीचर की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट क्या उसके लिए आपने टीचर्स को मोबाइल उपलब्ध कराया है? उसके लिए आवश्यक डाटा वगैरह, आखिर इसका खर्च कौन बियर करेगा? शिक्षकों को, जो खास करके शिक्षक हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं जो अल्प वेतन भोगी हैं, जिनको 4th ग्रेड के कर्मी से भी कम वेतन मिलता है और सरकार उनसे अपेक्षा करती है कि वो स्मार्टफोन रखें। ठीक है, कुछ टीचर के पास कोई अपना पर्सनल रिसोर्स से हो सकता है, बट कई शिक्षक हैं जिनके पास अपना मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, वो जनरल फ़ोन से काम चलाते हैं। तो क्या सरकार उन पर क्या कार्रवाई करेगी? दंडात्मक कार्रवाई करेगी? किस बेसिस पर करेगी? पहले सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो मोबाइल उपलब्ध कराए।
मोबाइल उपलब्ध कराए, डाटा उपलब्ध कराए, तब शिक्षकों से अपेक्षा करें कि हाँ वो सारा जो सरकार का फॉर्म है, दिशा निर्देश है, उसको पालन करे, अटेंडेंस बनेगा, उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है। बट अभी ये सरासर अन्याय है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं शिक्षकों के साथ। अब शिक्षक कर्जा लेगा, उसके लिए कर्ज लेके खरीदेगा मोबाइल, या क्या करेगा, अपना पेट कटौती करके वेतन देने, आप वेतन में भेदभाव करते हैं, वो भी शिक्षक सह रहे हैं। अब ये कौन सा फरमान हो गया? शिक्षकों को आप मोबाइल नहीं दे रहे हैं और इस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं। इसमें वकील साहब एक चीज़ है कि इसमें सरकार की ओर से हुआ कि ऐप डाउनलोड करना है, और जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। यहाँ बात हो रही है कार्रवाई की कि, और शिक्षक लोग जो है पदाधिकारी के द्वारा जब इस प्रकार का पत्र निकल जाता है, अखबारों में खबरें प्रकाशित करा दी जाती है कि कार्रवाई की जाएगी, वेतन ही रोकने की बात हो जाती है, तो लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं, और डर में भी बहुत सारे लोग जो है काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो क्या वैसी स्थिति में ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं, और कार्रवाई अगर करेंगे तो अधिकतम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये सारे शिक्षकों के मन में ये चल रहा है, और कई शिक्षकों के द्वारा हमसे भी पर्सनली संपर्क करके इस पर राय विचार किया गया है। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है, सबसे पहले शिक्षक बंधुओं का ये दायित्व बनता है, यदि उनके पास मोबाइल नहीं है या सरकार उनको नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो वो सबसे पहले अपने वरीय पदाधिकारी को एक आवेदन दे, इंक्लूडिंग एसपीडी को भी उसकी कॉपी दे, एसीएस को भी उसकी कॉपी दे, और मोबाइल की विधिवत मांग करें, जो हमको मोबाइल चाहिए, हमारे पास मोबाइल नहीं है, या किसी के पास सिंपल साधारण वाला सेट है। आप अपनी स्थिति लिखिए कि हम अल्प वेतन भोगी हैं, हमारे पास इतना नहीं है रिसोर्स कि हम मोबाइल खरीद सके, या जिनके पास है वो भी अपना मांग कर सकते हैं। तो आप पहले उनकी मांग रखिए, उसके बाद यदि वो दंडात्मक कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। वो चुनाव के समय में विशेष परिस्थिति होता है, बट उस समय में भी सरकार निजी वाहन का यूज करती है। तो क्या निजी वाहन का यूज करती है तो उसके बदले सरकार किराया नहीं देती है? देती है। कुल मिलाकर जो बात है, हमारे जितने भी जुड़े हुए साथी हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो लीगल ओपिनियन है, वकील साहब का इस पर कहना है, मैं भी अपने स्तर से आप लोगों को बताया हूं कि ई शिक्षा कोष ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर मजबूर किया जाता है तो आप सिरे से खारिज करें। जो पदाधिकारी, चाहे वो प्रधानाध्यापक ही क्यों नहीं हो, यदि कहते हैं कि आप डाउनलोड करिए, तो आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के डीओ डीपीओ से लेकर के तमाम पदाधिकारियों को लिख दीजिए, जिला स्तरीय पदाधिकारियों तक को तो सीधे संबोधित करिए, और प्रतिलिपि उसकी एसपीडी को दिए। प्रतिलिपि देना है एसपीडी को। वरीय पदाधिकारी को डायरेक्ट एप्लीकेशन देने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहाना खोज रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। अपने से जो आपके जिला में पदाधिकारी हैं उनको डायरेक्ट आप लिखिए, और उसकी प्रतिलिपि एसपीडी को और एसीएस को दीजिए। प्रतिलिपि देने में कोई समस्या नहीं है। तो प्रतिलिपि आप देंगे, आप उस पत्र में प्रतिलिपि लिखेंगे, वह राज्य परियोजना निदेशक को और अपर मुख्य सचिव को, और प्रतिलिपि में दे करके पत्र हम जब लिखेंगे तो उसमें हम यह मांग करें कि हमें मोबाइल उपलब्ध कराया जाए और डाटा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल है वो हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, या अगर है भी तो वह हमारे पारिवारिक कार्यों के लिए है, पहली बात। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, इसके अतिरिक्त हम लोग के पास उसके बाद अगला ऑप्शन खुलेगा। हमारे रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, आवेदन देने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम उस रिप्रेजेंटेशन को लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिट पिटीशन फाइल करेंगे और मैंडमस की मांग करेंगे कि सरकार को आदेश दिया जाए। हम उनके आदेश को पालन करने के लिए तैयार हैं, बट इनको आदेश दिया जाए कि हमको ये मोबाइल उसके पहले उपलब्ध कराएं, डाटा उपलब्ध कराएं, ताकि हम इनका आदेश का पालन कर सकें, चूँकि रिसोर्स देना इनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, एक और समस्या है उसमें, अगर रिसोर्स उपलब्ध भी करा दिया जाता है, मोबाइल अगर डाटा अगर उपलब्ध भी करा दिया जाता है, उसके बाद भी क्या ऐप के माध्यम से हाजिर बनाना यह कहीं से भी तर्क संगत, नियम संगत और व्यवहारिक है क्या? क्योंकि इसमें कुछ बातें आ रही है, जैसे विद्यालय खुलने पहली बात है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद वह ऐप तभी काम करेगा जब हम अपने विद्यालय के परिसर में पहुंचेंगे। उसका लोकेशन है, स्कूल के लोकेशन में जाने के बाद ही वह खुलेगा, पहला लोकेशन। दूसरी बात है कि इसमें यह कहते हैं कि 9 बजे से 9:30 बजे तक ही ऐप खुलेगा, और फिर शाम में 4 बजे से 4:30 बजे तक ही खुलेगा। तो ये इसमें 2-3 बातें आ रही है। एक बात तो यह है
कि अगर लोकेशन के माध्यम से अगर खुल रहा है कि नहीं इसी लोकेशन पर जाने के बाद ही वह ऐप काम करेगा, तो हमारा लोकेशन ट्रैक हो रहा है। कोई ट्रैक कर रहा है हमारे लोकेशन को, हमारे लोकेशन को अगर कोई ट्रैक करता है तो यह तो हमारी प्राइवेसी भी, हमारी निजता का भी हनन है। निश्चित राइट ऑफ प्राइवेसी भी एक इशू है। तो कई सारी तकनीकी समस्या आएगी, लेकिन चूंकि सरकार का ये अपना निर्णय है तो ठीक है, वो निर्णय अपना ले, बट उसको एक्सिक्यूट करने के पहले जो रिक्वायरमेंट है उसको सरकार की तरफ से पूरा होना चाहिए, और उसके बाद समय के साथ जो जो समस्या होगी उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन जो सरकार लेने जा रही है वो साधारण डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और इससे कई टीचर अफेक्टेड होंगे। आए दिन ये समाचार मिल रहा है कि कुछ ऐसा घटना भी हुआ है कि टीचर टाइमिंग को पकड़ने के लिए किसी कारण से उनको घर से निकलने में किसी कारण से अचानक विलम्ब हो गया। अब वो टाइम को मेंटेन करने के लिए कई टीचर दुर्घटना के भी शिकार हुए हैं। अब हम उस पर हम आते हैं, इसकी कौन जिम्मेवारी उस पर हम आते हैं। इससे पहले एक चीज़ हम अपने शिक्षकों को अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये प्राइवेसी का जो इशू है, किसी के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है क्या, यह कानून में कहाँ तक है, इसको बताइए कि क्या ऐसा है कि प्रोविजन कि आप किसी को विवश करिए कि आपका लोकेशन क्या है, ये बता दीजिए। निश्चित राइट टू प्राइवेसी का हनन तो कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए तो कानून बना हुआ है। बट ये है कि वो उस वक्त हमारा ड्यूटी है स्कूल में, ठीक है हम स्कूल में है, स्कूल में हम अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही ले दे के असल मुद्दा यही है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण इशू है। एक तो है जो मोबाइल उपलब्ध कराना, दूसरा है कि टाइमिंग का इशू। टाइमिंग कई बार कई कारण से टीचर पर सिर्फ एक शैक्षणिक ही उनका जिम्मेवारी नहीं है, समय समय पर डिपार्टमेंट के द्वारा कई तरह का उन पर बोझ डाला जाता है, जिसके कारण भी कई बार टीचर का समय में थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। तो उसको कंसीडर करने के लिए इसमें क्या व्यवस्था किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो तो अलग बात है कि विभागीय कार्यों से जाने पर कंसीडर करना नहीं करना, वो एक अलग बात है, एक अलग इशू है। एक महत्वपूर्ण इशू यह है कि विद्यालय या किसी भी कार्यालय में जो हमारे सरकार की जो व्यवस्था है, जो पूर्व से सामान्य प्रशासन विभाग का दिशा निर्देश रहा है, किसी भी कार्यालय में ऐसा नहीं है कि अगर यह टाइम दे दिया गया है कि नहीं 9 बजे विद्यालय पहुंचना है तो एकदम ब्रह्मा जी का लकीर है कि 9 बजे एकदम पहुंच ही जाना है, नहीं तो आपको जान गंवा दीजिए इसके लिए। उसमें भी कुछ न कुछ छूट दी गई है परिस्थिति विशेष के हिसाब से। तो इसके संबंध में क्या विभाग का गाइडलाइन है, क्योंकि अगर ऐप 9 से 9:30 ही काम करेगा तो 9:30 बजे के बाद शिक्षक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर 4 बजे से 4:30 तक ही अगर ऐप खुलेगा तो अगर कोई शिक्षक पहले जाना चाहते हैं तो पहले जाने की अनुमति उनको मिल सकती। सपोज करिए कि हम विद्यालय पहुंच गए और हमारे परिवार में अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकता है कोई कैजुअलिटी हो जाए, परिवार में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आखिर कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी तो अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा है। तो जब उसका परिवार ही संकट में रहेगा तो वह नौकरी देखेगा या अपने परिजनों को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको पहले भी आने की स्थिति बनती है कि ड्यूटी छोड़कर उसको आना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या यह ऐप जब काम नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, और क्या उस दृष्टिकोण से क्या कानून क्या कहता है और उस दृष्टिकोण से क्या हो सकता है? देखिए, इस मामले में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से कुछ दिशा निर्देश है, जो ऐप के रिगार्डिंग नहीं है बट बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिगार्डिंग है, जिसमें कि कार्मिक विभाग का ये दिशा निर्देश है। ये पत्र डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत है। तो इसमें है, विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलम्ब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। 2 दिन विलम्ब से उपस्थित होने की छूट दी गई है। इसमें ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है। अभी ऐप के रिगार्डिंग कोई विस्तृत गाइडलाइंस तो खैर नज़र आ नहीं रहा है इसमें। यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक अवकाश की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये उनके लिए है जो हैबिचुअल देर से आते हैं, उनके लिए है। फिर है, सरकार सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के
पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देने, राज्य सूचना आयोग, किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी। खैर वो तो अलग बात है। इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं कि यदि कोई भी कर्मचारी या केवल ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक के संदर्भ में ही नहीं है, पहले से ऐसी व्यवस्था रही है कि कोई भी कर्मचारी अगर महीना में 2 दिन अगर विलम्ब से गया तो उसके विलम्ब को की अनदेखी की जाती है। और अभी हाल ही में यह गाइडलाइन आया है तो यह स्पष्ट है कि कोई भी शिक्षक यदि 2 दिन तक विलम्ब से आते हैं और कहता है विलम्ब कितना, 1 घंटा तक, तो 1 घंटा तक अगर विलम्ब अगर आ रहा है कोई तो आधा घंटा में ही ऐप क्लोज हो जाएगा। तो आधा घंटा में अगर क्लोज हो गया ऐप तो 35 मिनट पर जो पहुंचेगा विलम्ब से तो उसकी हाजिरी नहीं मिलेगी, उसको अनुपस्थित करार दे दिया जाएगा। यहाँ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती है, ट्रैफिक की समस्या रहती है, कहीं पर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सड़क लोग बाधित कर देते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। तो कभी कभी तो परिस्थिति बस वर्षा ही होने लगी, अचानक से रास्ते में हम लोग निकल गए हैं, ओलावृष्टि होने लगी, तो क्या करेंगे? तो उस समय तो आदमी जान बचाएगा, तो कुछ विलम्ब से पहुंचना कभी कभी परिस्थिति बस हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यह ऐप तो फेल कर जाएगा, तब तो शिक्षक को अनुपस्थित करार दे दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो ऐप के कमजोरी के तरफ इंडिकेशन है। ऐप में इन सब चीज़ों को खुद सरकार का गाइडलाइंस है उसको ही कंसीडर नहीं किया गया है। पता नहीं किस ढंग से ऐप सरकार बनवाई है, इसमें ये सब त्रुटि है जिसका इसमें निराकरण होना चाहिए। अन्यथा ये ऐप अपने आप में खुद कंट्राडिक्टरी है, समान प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जा रहा है। आखिर जो घंटा भर तक छूट मिला हुआ है, 1 घंटा तक आने पर आपका आधा दिन का छुट्टी का हाफ CL, तो हाफ CL का जो आ रहा है तो वो भी राइट मारा जा रहा है एक तरह से, तो ये तो मनमाना हो गया एक तरह से ना। तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है उसको सुपरसीड कर सकते हैं ये लोग, इसको ओवरलैप करके चल सकते हैं? नहीं, सामान्य प्रशासन। और अभी एक और बहुत बड़ी समस्या आई है कि अब कहा गया है कि VC होगा, अब प्रतिदिन लोग VC कराएंगे 4 बजे के बाद। एक क्लस्टर सेंटर होगा या ब्लॉक लेवल पर ये लोग बनाएंगे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेंटर, और वहाँ पर सारे HM जाएंगे और HM को जाकर उन्हें बताना होगा कि विद्यालय में किस शिक्षक ने क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाने वाले हैं, और भी अन्य गतिविधियाँ हैं इनके संबंध में वो जानकारी देंगे विभाग। अब 4 बजे तक विद्यालय की जो कार्यावधि निर्धारित है पूर्व से 9 बजे से 4 बजे तक, अब 4 बजे से उनको कहा जा रहा है कि आपको अब वहाँ पर VC में जाना है। अब VC चलेगा 2 घंटा, अब 2 घंटा चलेगा कि 3 घंटा चलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो इतने समय तक VC चलती रहेगी और उसमें जो महिला शिक्षिकाएँ अब दूर दराज से कोई जा रहे हैं या कोई शिक्षक यहाँ बहुत दूर दराज से जा रहे हैं। अब बताइए कि 4 बजे पहुँचा, VC स्टार्ट हुआ, 2 घंटा लग गया, तो 6 बजे के बाद में वो महिला निकलेगी, उनके सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा? और क्या कार्यालय अवधि के बाद VC में शामिल होने के लिए उनको बाध्य किया जा सकता है? या देखिए जितने प्रधानाध्यापक हैं, हम लोग तो जो नियोजित लोग हैं उसमें कम लोग प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी में है, रेगुलर लोग, नियमित शिक्षक लोग बहुसंख्यक हैं। हमसे बहुत लोग व्यक्तिगत संपर्क किए हैं, बहुत सारे लोग जो रेगुलर टीचर हैं, जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, हमसे संपर्क किए हैं व्यक्तिगत रूप से, और उन्होंने कहा कि ब्रजवासी जी आप ही से लड़ाई को लड़ सकते हैं, लड़िए, बहुत उम्मीद है हमसे। उनमें कोई भी व्यक्ति अब हिम्मत नहीं कर रहा है लड़ने के लिए कि जाएंगे तो बहुत गब्बर शेर है, गब्बर शेर निकल जाएगा हम लोगों को। तो वो लोग कहते हैं गब्बर शेर का सामना यही करेगा, तो हमसे लोग अपेक्षा रखते हैं। बताइए क्या ये जिस तरीके से ये लोग खाता न वही जो कहे सो सही, कोई कानून नहीं, बस केवल आदेश दे दिया कि 4 बजे आपको आना है VC में, तो आपको VC में जाना होगा। या महिला शिक्षिकाओं के सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा? और 4 बजे के बाद हम हमसे ड्यूटी लेने के लिए क्या हमको बाध्य कर सकते हैं? इसमें क्या प्रोविजन कहता है? देखिए, तुगलकी फरमान है ये, कंप्लीट तुगलकी फरमान इसी को कहा जाता है। इसका नियम कानून या पहले से सेटल्ड परिपाटी से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्चुअली शिक्षा सुधार के नाम पर शिक्षकों को किए जाने वाला प्रताड़ना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल टारगेट करके बैठे हुए हैं कि हम सारे शिक्षक को परेशान कर देंगे, रुला देंगे। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसका बड़ी दूरगामी असर होगा। ये कंप्लीट टॉर्चर किया जा रहा है। अब कुछ इशू मैं उठाना चाहता हूँ, तथ्य से थोड़ा हट के हम बात कर रहे हैं। शिक्षकों की बहुत पुरानी डिमांड है ट्रांसफ़र करने का। खासकर कई महिला शिक्षिका अपने मायके में नौकरी करती हैं और
उनकी शादी हो गई, बाद में जब वो कुमारी थी उनकी शादी हुई, बाद में शादी हुई उनकी, और वो मायके में ही पदस्थापित रह गई, स्टिल अभी तक है। तो इस तरह का सरकार नए नियमावली में कंसिडर भी की, प्रावधान भी बनाई उनके अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफ़र का। बट उसमें आज तक सरकार क्या किया? सरकार के स्तर से इसमें कुछ नहीं किया गया। तो कहने का मतलब बहुत सारी शिक्षिका बहुत दूर दराज में पोस्टेड है, मेल टीचर भी बहुत दूर दराज में पोस्टेड है। तो आप इस तरह का टाइमिंग से रिलेटेड लेके इतना सख्त नियम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। उसके अलावा आप ये जो VC का जो फिर ये कंसेप्ट ला रहे हैं, तो आखिर दूर दराज ग्रामीण एरिया में बहुत सारी शिक्षिकाओं का पदस्थापन है, कई आसपास के छोटे शहरों से जाया करती हैं, अप डाउन करके नौकरी करती हैं, लेट टाइम में कम्युनिकेशन नहीं है, आने जाने का साधन की कमी है। तो ये सब कई इशू हैं, तो सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था। उसने बिना ध्यान दिए ये सीधा तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आखिर टीचरों को उसका जो ट्रांसफ़र का जो प्रोविज़न है, आप उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? पहले उसको बिना इम्प्लीमेंट किए, उसको बिना कंसीडर किए हुए जो व्यवहारिक समस्या आ रही है उस पर तो आप विचार कर नहीं रहे हैं। अब बिना विचार किए आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, चूँकि आपको कुछ पावर मिला हुआ है, आप एक बड़े पद पर हैं, तो आपके दिमाग में चढ़ गया है कि हम डंडा के जोर पर सब कुछ करवा लेंगे। बट आप इतने बड़े भरम में जी रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप बियॉन्ड लॉ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। न्यायालय, भारत का जो संविधान प्रदत्त न्यायालय को जो अधिकार है, वो निश्चित रूप से न्यायालय भी आपके खिलाफ एक्शन लेगी, मजबूर हो जाएगी, लोग मजबूर हो जाएंगे, शिक्षक मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ कोर्ट प्रोसीड करने के लिए। आए दिन आप इस तरह का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण तो अभी ये भी तथ्य से हट के बात है, ये बस आपको मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण बस जस्ट ये 20/7/23 की घटना है। CWJC नंबर 9828/2023 इसकी सुनवाई हो रही थी केस की, कुमारी अंशु वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अब इसमें क्या हुआ कि उसमें बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्पेशल लॉयर इंगेज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से आए थे, नाम था उनका ALS नथकर्णी, वो आए थे। तो उसमें जब उन्होंने बहस शुरू किया तो स्टैंडिंग काउंसिल ने अपोज कर दिया कि इनको विधिवत परमिशन नहीं लिए एडवोकेट जनरल से। एक्चुअली इसमें बिहार लॉ ऑफिसर्स इंगेजमेंट रूल्स 2023 है, उसका रूल 13 नियम 13 उसमें स्पष्ट है कि आप कोई भी स्पेशल लॉयर इंगेज तभी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडवोकेट जनरल से कंसेंट लेना पड़ेगा। बट अभी यही पदाधिकारी महोदय जो आप लोग को इस तरह का लगातार तुगलकी आदेश दिए जा रहे हैं, इन्होंने बिना कोई कंसेंट लिए स्पेशल लॉयर इंगेज कर दिया। इसके लिए न्यायालय, उस आदेश को आप लोग डाउनलोड करके पढ़िएगा। न्यायालय, इनके बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन न्यायालय ने अपने आदेश में इसको लिखा है और इनसे रिप्लाई की भी मांग की गई है। तो कहने का मतलब लगातार आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि इनके खिलाफ अवेलेबल वारंट इशू हो जा रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड लॉ काम कर रहे हैं। ये इनका, भले ही ये बहुत उच्च पद पर है, अपने पावर शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ ये इनको मिल जा रहा है लाभ, कुछ रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, बट ये अपने शक्ति का सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं, ये प्रताड़ित कर रहे हैं। ये लगता है जैसे शिक्षकों से कोई दुश्मनी पाल रखे हैं और कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन सही नहीं है। और हमारे विचार से ये एकदम घोर अनसक्सेसफुल ऑफिसर हैं। इसके पहले एक्साइज में थे, क्या किए? बिहार में शराबबंदी को तो लागू करा ही नहीं पाए, ये तो खुद अनसक्सेसफुल है। इनका यदि रिपोर्ट कार्ड लिखा जाए तो बिल्कुल शराबबंदी की क्या स्थिति है बिहार में, बीइंग ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनकी जिम्मेवारी थी कि नहीं? इसमें ये पूरी तरह से फेलियर हुए हैं। और यहाँ फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आके शिक्षकों का इस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं, इस्तीफा देने लगा है शिक्षक इनके टॉर्चर से। इसमें आपको एक पत्र जो है अभी हाल ही में 16 मई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। सरकार के अवर सचिव कन्हैया लाल शाह ने पत्र जारी किया है, जिसमें बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के द्वारा एक अनुशंसा की गई थी। उस अनुशंसा में इस तरह की जो मौखिक बातों पर, मौखिक आदेश पर जो बैठकें आयोजित करने के लिए बाध्य किया जाता है, कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसके संबंध में एक गाइडलाइन है। और उस गाइडलाइन में लिखा है,
हमारे सभी साथी जरा इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इसको ध्यान में रखना है, लोगों को बताना भी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि कार्य के घंटे मानव शरीर की क्षमता पर निर्धारित किए गए हैं। कार्यालय अवधि इसलिए निर्धारित है कि कर्मी उक्त अवधि से के पहले और बाद अपने परिवार के साथ अपना समय बिता सके और पुनः जब प्रसन्नचित और तनाव मुक्त होकर कार्यालय आए तो दुगने उत्साह के साथ कार्यालय के कार्यों में अपना योगदान दें। कार्यालय अवधि के बाद की बैठकों पर नाश्ता भोजन का अनावश्यक खर्च होने के साथ साथ बिजली बिल पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। साथ ही एसी आदि चलने से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। किसी को हतोत्साह और अपमानित कर उसका सर्वोत्तम हासिल नहीं किया जा सकता है। प्रोत्साहन की परंपरा बहुत प्राचीन है, चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकार। इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। निश्चित रूप से जो इसमें प्रोत्साहन की बात हो रही है, तो क्या इस तरह से ये शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? और इसमें अभी स्पष्ट कह रहा है, और सामान्य प्रशासन विभाग का मैंने कंपेनियन में देखा है, उसमें भी है कि अगर आप कार्यालय अवधि के बाद कोई बैठक कर रहे हैं, कर्मचारी से काम ले रहे हैं, उसके लिए अलग से उसको भत्ता भी देना पड़ेगा और उसको नाश्ता की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अल्पाहार वगैरह भी देना। और यह हमेशा आप नहीं कर सकते। इन्होंने तो रूटीन बना दिया कि प्रतिदिन सप्ताह में आपको 6 दिन आपको जो वर्किंग डे है उस वर्किंग डे में प्रतिदिन आपको वीसी में आना है। तो ऐसी स्थिति में ये निर्धारित कार्य अवधि के बाद यह काम लेने के लिए जो कह रहे हैं, और अगर इसका अपोज करते हैं हमारे शिक्षक लोग जो नहीं जाएंगे, उन शिक्षकों पर ये क्या कर सकते हैं? क्या इनको पावर है कुछ कार्रवाई कर देने के लिए इस पत्र के हिसाब से? देखा जाए इसमें एक सबसे पहले पहलू बताते हैं, टीचिंग प्रोफेशन जो है वो जनरल प्रोफेशन नहीं है, एक क्रिएटिव प्रोफेशन है। ठीक, तो क्रिएटिव प्रोफेशन के लिए, और एक होता है क्लर्कियल नेचर का प्रोफेशन। तो टीचिंग प्रोफेशन में टाइम का जो लिमिटेशन रखा गया है वो कुछ सोच के ही बनाया गया है। टीचर को क्रिएटिव ढंग से पढ़ाना होता है, उसके लिए सोचना होता है। खुद गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग देती है AIL वगैरह का, तो उसके पीछे यही कंसेप्ट होता है कि टीचर अपने सृजनशीलता को जीवित कर सके, उस अनुसार वो काम कर सके, बच्चों को उस अनुसार उसका विकास करने में हेल्प कर सके। बट ये जो तरीका है, काम का घंटा भी उस कारण उसके लिए बना हुआ है। और ये जो समान प्रशासन विभाग का जो दिशा निर्देश है वो निश्चित रूप से ये सरकार के सारे डिपार्टमेंट पर लागू होता है। और निश्चित रूप से इस तरह का ये जो आदेश तुगलकी देंगे और न्यायालय में यदि वो आदेश चैलेंज हो जाएगा और साथ में ये एनेक्स्चर न्यायालय में रिट पिटीशन में लगा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो एनेक्स्चर, ये जो लेटर इशू हुआ है समान प्रशासन विभाग से, ये तो ड्रॉअर में रखने के लिए तो हुआ नहीं है कि जब हो पदाधिकारी इसका इस्तेमाल करेंगे, या नहीं होगा मन तो इसको दबा के फाइल में रख देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसको तो मानना पड़ेगा। और कोर्ट तो निश्चित रूप से रूल्स, लेटर, सर्कुलर, इस सब पर तो ध्यान देती है। तो जो कंट्राडिक्टरी आदेश है वो इनके खिलाफ चैलेंज हो सकते हैं। हाँ, में भी हो सकता है कि ये टीचर पर दंडात्मक कार्रवाई डर पैदा करने के लिए करेंगे, बट आप मेरा विश्वास कीजिए, न्यायालय में इनके डिक्टेट पर यदि कोई दंडादेश होगा तो वो टूटेगा। ऐसा कई सारा जजमेंट है, अभी चूँकि समय का अभाव है, नहीं तो हम उसको भी जिक्र कर देते हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा आदेश देके और टीचर को डिसमिसल तक कराया गया है। और कोर्ट में 2 मिनट में वो केस नहीं टिका, कोर्ट उलट दिया कि नहीं, सुपीरियर अथॉरिटी के आदेश पर ये क्वेसी जुडिशियल चूँकि बना हुआ है, प्रक्रिया बना हुआ है, किसी टीचर पर दंडात्मक अनुशासनिक कार्रवाई के लिए क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग बना हुआ है। और क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बाहर के कोई व्यक्ति, सुपीरियर अथॉरिटी अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, या कोई भी उसमें ज़बरदस्ती अपना कोई ओपिनियन या कोई कार्रवाई करने का डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। वो न्यायालय में नहीं टिकने वाला है, क्योंकि क्वेसी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग होता है वो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग होता है, उसका एक अपना प्रक्रिया है। आपके भी नियमावली में 2020 का जो नियमावली है उसमें ऑलरेडी सारा प्रावधान बना हुआ है। तो ये दंडात्मक कार्रवाई थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ये भय पैदा करके अपने डीओ पर दबाव देंगे, इनका डीओ आदेश निकालेगा, उसके लाइट में कोई नियोजन इकाई कार्रवाई कर दे, बट उस कार्रवाई का अल्टीमेटली होगा क्या? वो तो न्यायालय में जाके औंध मुँह गिरेगा कार्रवाई, उस कार्रवाई को बचा नहीं पाएंगे। मतलब यह न्यायालय का मामला बनता है, और ये कोई भी अगर कार्रवाई भी करते हैं तो यह कार्रवाई बहुत देर तक चलने वाली नहीं चलने वाली है। हौसले की जरूरत है, यदि आप हौसला रखिएगा बस हौसला, इस तरह का प्रताड़ना टिकेगा नहीं। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, अथाह समुद्र है, यहाँ बहुत सारे लोग आए और बहुत बड़े पदाधिकारी आए जिन्होंने काफ़ी सुधार साइलेंटली किया, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, किसी को प्रताड़ना नहीं किया और व्यापक सुधार कर दिया।
और लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि नहीं वो डंडे के जोर पर करेंगे, तो ठीक है आप डंडे के जोर पर कीजिए, शिक्षक तो डंडा उठाएगा नहीं, वो तो संविधान सम्मत आपका विरोध करेगा। हम लोग को बस न्यायालय पर भरोसा है, हम लोग तो उसका रास्ता पकड़ेंगे। जब आप हम लोग को टॉर्चर कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ तो रिकॉर्ड बना हुआ है। लगातार न्यायालय, जो आपको नहीं जानता है सो ना, न्यायालय लगातार आपके खिलाफ अक्सर कुछ न कुछ आपके खिलाफ होते रहता है। सो विवादित हैं आप। अच्छा, अभी हमारे पास में आप देख रहे हैं ये कई जिलों की चिट्ठियां हैं, आप देख सकते हैं ये सारण की चिट्ठी है और ये मधुबनी जिले की चिट्ठी है, ये देख रहे हैं गोपालगंज की चिट्ठी है। ये कई पत्र हमारे हाथ में है। इसमें बताया गया है कि VC में दिए गए निर्देश के आलोक में, ये प्रतिदिन वहाँ से फरमान जारी होता है। ये VC में दिए गए निर्देश के आलोक में सभी तालीमी मरकज स्वयंसेवियों को और दिया गया है विकास मित्रों को, टोला सेवकों को, शिक्षा सेवकों, इन लोगों को दिया गया है स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए। अब सवाल है कि तालीमी मरकज की जो बहाली होती है स्कूल के हेडमास्टर करते हैं। अभी तालीमी मरकज जिसको हेडमास्टर ने बहाल किया है वही आकर अब हेडमास्टर का निरीक्षण करेगा, ये आदेश दे दिया गया है कि इन लोगों को प्रतिदिन निरीक्षण करना है। तो ये चौकीदार जो है अब SP की निगरानी करेगा, इस प्रकार का आदेश हुआ है। इसका संबंध में क्या कहना है? ये भी आदेश कुतर्क से भरा हुआ है। इस आदेश में इसका कोई तर्क नहीं है, ये बेसलेस है। तो यही बात है कि ACS महोदय का निरीक्षण उनका क्लर्क ही कर दे। ये तो जीविका दीदी के मामले में इसी तरह का आदेश हुआ था जारी। आखिर उस आदेश का क्या हुआ? हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया ना। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरह का ये आदेश बिल्कुल टीचर को अपमानित करने की दृष्टि से निकाला जा रहा है। इसका शिक्षा के सुधार से कोई संबंध नहीं है। स्कूल को राजनीति का अखाड़ा ही लोग बना के छोड़ देंगे, स्कूल में कोई सुधार नहीं होने देंगे। ये लोग का मनसा ही सही नहीं है काम। अब एक बात, सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे सारे शिक्षक जानना चाहते हैं, लगातार इस पर फोन आता रहता है दिन भर। यह एक बहुत बड़ा सवाल है शिक्षकों के बीच में कि आखिर प्रतिदिन इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं और नया नया फरमान हो रहा है। तो आखिर हम कितने केस को लेकर के जाएंगे हाईकोर्ट में? क्या इस तरह के सारे केस को अलग अलग फाइल करें, एक साथ करें, कैसे करें इसको? देखिए, एक इशू से जुड़ा हुआ होगा तो एक साथ हो सकता है, बट यदि अलग इशू से होगा तो उसके लिए तो अलग ही फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, और तो न्यायालय की प्रक्रिया है, तो अलग अलग फाइल करना पड़ेगा। मैंने इशू बेस्ड जो है केस होगा कि एक इशू है तो उससे संबंधित जितने कंसर्निंग लेटर होंगे उनको चैलेंज किया जाएगा। अब उसमें एक बात और आ रही है जो हमारे तमाम साथी लोग जुड़े हुए हैं कि हम लोग तो जो अब कोई भी शिक्षा विभाग का केस जा रहा है तो अब तो हमारे आला अधिकारी जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ला रहे हैं, तो अब चींटी को मारने के लिए तोप चला रहे हैं। अब छोटा से छोटा मामला है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लाएंगे, इनको अपने बिहार के किसी एडवोकेट पर भरोसा रहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ला रहे हैं तो उसमें भी कहाँ प्रक्रिया का खुद पालन कर रहे हैं? क्या हुआ उस केस में? पालन करें या नहीं करें तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना? हम लोग को भी सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट लाना पड़ेगा क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, अपने बिहार में काफ़ी काबिल और अच्छे वकीलों की कमी नहीं है। वो उनको लगता है उनको सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर भरोसा है, लेकिन बिहार के शिक्षकों को बिहार के वकीलों पर ही भरोसा है और निश्चित रूप से उनके साथ वकील वर्ग खड़ा होगा, ऐसा बात नहीं है, होते आया है। ठीक है, इनका अभी इनको लग रहा है इस तरह का ये आदेश निकालते जा रहे हैं और विरोध हो रहा है, बावजूद ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, न्यायालय तो अंतिम हमारा विकल्प है ही, न्यायालय तो जाने के लिए सारे शिक्षक स्वतंत्र हैं उसमें। चलिए, बहुत सारी जानकारी दिए और हम अपने माननीय आदरणीय विद्वान अधिवक्ता श्री नलिन जी के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दी। आपका हौसला बढ़ाना हमारा उद्देश्य था। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सभी चीज़ों पर चर्चा करता रहता हूं, लेकिन आज लाइव आने का उद्देश्य यही था कि तकनीकी रूप से आप लोगों को हम इससे अवगत करा सके, ताकि आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि जितने सारे साथी जुड़े हुए हैं, देखिए अब समय आ गया है, जितने लोग गुटबाजी करने वाले हैं और जितने लोग नेतागिरी करने वाले लोग हैं, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, ये जात पात और धर्म के गिरोह में कृपया मत बटिए और जातिगत आधार पर शिक्षक संगठन चलाइएगा तो इसी प्रकार से जो भी आएगा वो आ करके और आपको एक ठोकर मार के जाएगा। हमारी जो लड़ाई है निर्णायक लड़ाई है। मेरी नौकरी रहे या नहीं रहे मुझे इसका कोई गम नहीं है। अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है कि सम्मानजनक जिंदगी के मात्र 4 दिन जीऊं लेकिन सम्मान के साथ जीऊं। इस तरह के अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए हम धरती पर नहीं आए हैं। शिक्षक की नौकरी करना स्वीकार नहीं किए हैं। हम लड़ेंगे, बहादुरी के साथ लड़ेंगे। आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार रहिए। जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, जितने नियमित शिक्षक हैं, हम आपको 4 बजे के बाद VC से ही मुक्ति दिलाएंगे। तालीमी मरकज और दिस दैट जो लोग हो रहा है स्कूल का निरीक्षण, इस निरीक्षण पर भी रोक लगवाएंगे और ये जो ऐप है इस ऐप को भी हम लोग रुकवाने का
आपको लगाना है बायोमेट्रिक लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना यह यंत्र लगा लीजिए, मशीन लगा लीजिए, लेकिन हम अपने मोबाइल से हम यह कदापि नहीं होने देंगे। हम आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देते हुए बात को समाप्त करेंगे। एक आया उदाहरण इतिहास में आता है कि चाणक्य से मिलने के लिए, जो चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, चाणक्य से मिलने के लिए आया एक चीनी यात्री। जब मिलने के लिए आया तो रात्रि का समय था और चाणक्य अपनी कुटिया में वह कुछ राजकीय कार्य कर रहे थे और वहाँ पर एक दीपक जल रहा था। जब वह व्यक्ति आया तो अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार करने के बाद उसको बैठाया गया और चाणक्य ने पूछा कि बोलिए क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि कुछ निजी बातें करनी है। तो चाणक्य ने उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक उसी जगह था, दूसरे बुझे हुए दीपक को जला दिया। अब वह हैरत में था कि दोनों दीपक इन्हीं का है, एक को क्यों बुझा दिया और क्यों दूसरे को जला दिया, और जलाना ही था तो पहले को बुझाया क्यों। तो पूछा कि क्या यह आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा है क्या कि कोई अतिथि आया तो ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पहला दीपक था वह जो जल रहा था, वह दीपक का इस्तेमाल हम कर रहे थे, वह राजकीय कार्यों के लिए कर रहे थे। तो जब राजकीय कार्यों का, जब हम राजकीय दायित्व का निर्वहन करेंगे, जब शासन का काम करेंगे, सरकार का काम कर रहे थे, तो सरकार का तेल जल रहा था। अब आपसे हम जो बात कर रहे हैं निजी बातें हैं, इसलिए अब हमारा निजी तेल जलेगा। निजी तेल से शासकीय कार्य हम नहीं करेंगे, यह चाणक्य ने बताया है। या जो सरकार का जो काम है, सरकार के काम के लिए सरकार अपना सिस्टम दे, अपना इक्विपमेंट दे, संसाधन दे। हम अपने संसाधन से सरकार का काम नहीं करेंगे और अपने काम में सरकार के संसाधन का उपयोग हम नहीं करेंगे। इसलिए तमाम लोग तैयार रहिए और सभी साथी लोग जो जहाँ हैं, साथ सहयोग और विश्वास बनाए रखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ बात को, जो पदाधिकारी ये आदेश निकाल रहे हैं वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, निजी गाड़ी से क्यों नहीं सरकारी काम करते हैं। अच्छा, ये पदाधिकारी लोगों का क्या हैसियत है जो गब्बर शेर बन के स्कूलों में घूमते हैं और एक बीओ से लेकर के डीओ और आरडीडी तक सबको डराते चलते हैं। आज इनके मुंह से बोली निकल रही है क्या? इनका भीसी में इन लोगों को तो गाय, बछड़ा, बकरा, कुत्ता, बिल्ली सब बनाया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए है हिम्मत ही नहीं है। सब का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बहुत रिपोर्टिंग आ रहा है। जी, जो चीजें हो रही है ऐसा तो नहीं कि हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन इन लोगों में हिम्मत नहीं है। माँ का दूध पिया होता तो वही विरोध करता, मैं यदि होता तो मैं वही विरोध कर देता। आप पदाधिकारी हैं तो अपनी हद में रहिए, हम अगर कर्मचारी हैं तो अपनी हद में रहेंगे। कोई हद पार करके कोई गाली देगा तो गाली सुनकर काम नहीं करेंगे। ये पदाधिकारी लोग केवल शिक्षकों पर धौंस जमाना जानते हैं और गब्बर शेर के सामने मुंह से बोली नहीं निकलने वाली है। हम बोलेंगे, जो सच बात है उसको बोलेंगे, इसके सजा चाहे जो भी हो हमको मंजूर है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ किसी की रंगदारी नहीं चले। और यह बात मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग गुटों में बटे हुए हैं और जो लोग इस तरीके से बट करके और जो लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, अब साथियों समय आ गया है। हमारा शिक्षक समाज टुकड़ों में है बटा हुआ, इन सभी टुकड़ों को सीना है। देखें देता है कौन लहू दे सकता, कौन पसीना है। या लहू और पसीना देने का समय है। तमाम साथी इसके लिए तैयार रहिए। लड़ाई होगी, लड़ेंगे। हमने लड़ करके आज इस मंजिल मुकाम को प्राप्त किया है और आगे भी हम लोग हासिल करेंगे। सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हो गया।